माने बच्चों, आज हम लोग भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, इस लेसन को आप लोग को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं इस लेसन का आप लोग को रिवीजन कराऊंगी। आइए देखते हैं भाषा और व्याकरण। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से विचार विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम एक दूसरे से वार्तालाप नहीं करेंगे, विचार विनिमय नहीं करेंगे, तो हम किसी भी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, भाषा का हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। दूसरा को इसलिए कह सकते बच्चों, इसकी परिभाषा है कि जब हम अपने भावों एवं विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम कहते हैं भाषा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, भाषा के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी कि जब हम अपने विचारों को, भावों को बोल करके प्रकट करते हैं तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। और लिखित भाषा यानी कि जब हम अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। आगे देखते हैं बच्चों, बोली किसे कहते हैं। तो बच्चों, बोली यानी कि जब कोई भी भाषा किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है तो उसे हम बोली कहते हैं। यानी कि जब सीमित क्षेत्र में कम लोगों द्वारा कोई भी भाषा का प्रयोग होता है तो उसे हम कहते हैं बोली। जैसे बच्चों, भोजपुरी है, राजस्थानी है, मारवाड़ी है, गढ़वाली है, ये सारी भाषाएं जो है विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, कम लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इस भाषा को हम कहेंगे बोली। अब आगे देखिए, लिपि किसे कहते हैं। तो बच्चों, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, तो किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे अपनी कुछ लिपि आप लिखे हैं। जैसे हिंदी की कौन सी लिपि होती है, हिंदी भाषा की अपनी लिपि जिसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह से बच्चों, जितनी भी भाषाएं हैं उनकी अपनी अपनी लिपियां होती हैं जिसमें वो लिखी जाती हैं। आगे देखते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी शास्त्र की मुख्य जानकारी के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें जब व्याकरण की आवश्यकता होगी तभी हम उस शास्त्र को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि राम जाती है घर। तो बच्चों, अगर हमें व्याकरण की जानकारी नहीं रहेगी तो हम इसी तरह से वाक्य को लिखेंगे। हमें नहीं पता है कि यहाँ पे इसका शुद्ध रूप कैसे हुआ, इसलिए हमें व्याकरण की आवश्यकता महसूस होती है। अब हम इसको लिखेंगे कि राम घर जाता है, यानी कि ये इस व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य जो पूर्णतः शुद्ध है। आगे देखते हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि हमारी हिंदी भाषा में या तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हमारी भाषा में एकरूपता नहीं पाई जाती है। इसलिए मानक भाषा की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि भाषा में एकरूपता नहीं थी। तो भाषा में एकरूपता लाने के लिए हमें मानक भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी परिभाषा है, यानी कि शिष्ट लोगों या विद्वान द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। आगे देखते हैं, साहित्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, साहित्य यानी कि भाषा के ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। यानी कि हम जब अपने ज्ञान को कहीं संचय करके रखते हैं उसे हम कहते हैं साहित्य। इसके मुख्यतः 2 विधा हैं, एक है गद्य और दूसरा है पद्य। गद्य यानी कि जैसे आपका निबंध हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, ये सारे जो है गद्य की श्रेणी में आते हैं। पद्य यानी कि कविता हो गया, दोहा हो गया, चौपाई हो गया, सोरठा हो गया, छंद, ये सारे जो है पद्य की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, अब हम आप लोग को अभ्यास कार्य पर चलते हैं। बच्चों, आपके बुक में जो मुख्य बिंदु है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम अभ्यास कार्य पर चलते हैं। अभ्यास कार्य देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, अपनी कक्षा में अपने मित्र के साथ मिलकर बिना भाषा का प्रयोग किए किसी विषय पर अभिनय कीजिए
मतलब अगर आपको बोला जाए कि बिना भाषा का प्रयोग किए आप अपनी कक्षा में किसी नाटक का अभिनय करिए, तो आप क्या करेंगे, उसी के आधारित यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप उस प्रश्न को उत्तर देना आप लोग को। जैसे प्रश्न नंबर क है कि क्या कक्षा के अन्य छात्र आपके अभिनय का अर्थ समझ पाए, यानी कि जब आपको उस नाटक का अभिनय करेंगे तो क्या कक्षा के सभी छात्र आपके उस अभिनय को समझ पाए हैं? तो नहीं, क्योंकि बिना भाषा के हम अपनी बात को कह नहीं सकते, अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारी बात को वो सभी छात्र समझ नहीं पाए। तो इसका उत्तर होगा नहीं। ख है आपको अभिनय करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यानी कि जब आप अभिनय कर रहे थे तो आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो सबसे बड़ी कठिनाई होती बच्चों की हम अपने भावों विचारों को पूर्णतया व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि बिना भाषा के हम अपने भाव विचार को व्यक्त नहीं कर सकते। तो हमें कठिनाई महसूस हुई अपने भावों विचारों को व्यक्त करने में। आगे है क्या आप बार बार कुछ कहने के लिए व्याकुल हो रहे थे? हाँ, हम अपनी बात को कहने के लिए व्याकुल हो रहे थे, जो बात हम लोगों से कहना चाहते थे। घ है बिना बोले रहना आपको कैसा प्रतीत हो रहा था? तो बिना बोले रहना हमें कैसा प्रतीत होता? असहाय अपने आप को मैं समझ रहा था। अंगा देखिए, अपने इस अनुभव के आधार पर भाषा के महत्व के 2-3 वाक्य लिखिए। बच्चों आप इसको स्वयं लिख सकते हैं कि जैसे मुझे अपनी बातों विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस हुई, बिना भाषा के मैं अपनी बात विचार को कह नहीं सकता। इस तरह से आप 2-3 वाक्य लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित भाषाओं को उचित स्थान पर लिखकर तालिका पूरी कीजिए। यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं, उनकी लिपियां दी गई हैं। ये तालिका पूरी करना आप लोग को यहाँ पे ऑलरेडी भाषा दिया गया है, आप उसको पूरा करके आप लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए देवनागरी लिपि की कौन सी भाषा होती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत लिखा जाता है, नेपाली लिखा जाता है, ये सारे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उसी तरह से सारे भाषा में बच्चों इसको आप लोग स्वयं करिएगा। आगे देखते हैं, हमारे देश की ऐसी कौन सी भाषा है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो बच्चों हमारे देश में एक उर्दू ही ऐसी भाषा है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। आगे है कि हिंदी साहित्य के निम्नलिखित साहित्यकारों के नाम के समझ उचित विवरण दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए रचनाकार है और उनकी साहित्यिक विधा है, यानी कि यहाँ पे कुछ रचनाकार के नाम दिए गए हैं, जैसे जैनेन्द्र कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेव वर्मा और श्री मंगल सिंह सुमन। यहाँ पे उनके कुछ विधा दिए गए हैं, जैसे कहानी, उपन्यास, संस्मरण, कविता। तो जैनेन्द्र कुमार का देखिए कहानी है एक दिन, ध्रुव यात्रा, और उनका उपन्यास है मुक्तिबोध, संस्मरण है ये और वे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कहानी है अंधेरे पर अंधेरा, उनका उपन्यास है सोया हुआ जल, और उनकी कविता है खूंटियों पर टंगे लोग। भवानी प्रसाद मिश्र की कहानी है गीत फरोश, और उनकी कविता है बुनी हुई रस्सी। महादेव वर्मा की कहानी है नीलकंठ, और संस्मरण है उनके अतीत के चलचित्र, और उनकी कविता है दीपशिखा। शिव मंगल से सुमन का कहानी है मिट्टी की महिमा, और उनका उपन्यास है पतवार, और उनकी कविता है जीवन के गान और मिट्टी की बारात। ये बच्चों ये उनका विवरण है, यानी कि जो यहाँ पे लेखक है। आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया कि देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर अवधी भाषा की कवि तथा उनकी रचना के नाम लिखे। तो बच्चों आपको मालूम है कि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, और उनकी बहुत सारी जो भी रचनाएं हैं, जैसे कवताली हुआ, दोहावली हुआ, विनय पत्रिका हुआ, ये सारे उन्होंने अवधी भाषा में ही लिखे हैं। आगे देखते हैं, अपने हिंदी अध्यापक की सहायता से ब्रज भाषा के एक रचनाकार तथा उनकी रचना के नाम लिखिए। बच्चों ब्रज भाषा के मुख्य कवि हैं सूरदास, जिनकी रचना है सूरसागर, सूरलहरी, भ्रमर गीत आदि उनकी सभी रचनाएं हैं। ग है अवधी भाषा की एक और रचनाकार तथा रचना के नाम की जानकारी प्राप्त करके लिखिए। तो बच्चों पद्मावती मौलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है जो उन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। आगे है
खड़ी बोली हिंदी की किसी मुख्य काव्य रचना तथा उनके कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों इंसा अल्लाह खान जो है उनकी कहानी का नाम है रानी केतकी की कहानी, जिसे उन्होंने खड़ी बोली में लिखा था। बच्चों अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाषा के मानक रूप से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि भाषा में एकरूपता लाने के लिए हमें मानक भाषा की आवश्यकता पड़ी। आगे है भाषा के कितने रूप प्रचलित है, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों भाषा के मुख्यतः 2 रूप प्रचलित है, यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक सांकेतिक भाषा है लेकिन वो भाषा की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपने विचारों एवं भावों को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते। आगे है मौखिक और लिखित भाषा में अंतर बताइए। तो बच्चों मौखिक भाषा यानी कि जब हम अपने भाव विचारों को बोल करके व्यक्त करते हो वो मौखिक भाषा कहलाती है, और जब उन्हीं विचारों को हम लिख करके व्यक्त करते हैं उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। यही दोनों में अंतर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनकी रिक्त पूर्ति करना आपको कुछ लिख करके, जैसे संविधान के अनुच्छेद में यानी कि किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। तो बच्चों संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। कब मिली, यानी कि 14 सितंबर 1949 को मिली। अर्थात आप ऐसे लिखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि ख है भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। तो बच्चों भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। ग है साहित्य की मुख्यतः 2 विधा कौन कौन है। तो बच्चों साहित्य की मुख्यतः 2 विधा है, पहला है गद्य और दूसरा है पद्य। अभी मैंने आप लोग को बताया कि गद्य में आप कहानी है, कविता कहानी है, निबंध है, जीवनी है, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सारे गद्य की श्रेणी में आता है। और पद्य में कविता है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई, ये सारे पद्य की श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं छोटे क्षेत्र में समान रूप से व्यवहार में आने वाली अल्प विकसित भाषा के रूप को क्या कहते हैं। तो जब किसी भी भाषा को हम छोटे क्षेत्र में बोलते हैं, सीमित क्षेत्र में बोलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बोली। आगे देखते हैं हिंदी भाषा का वर्तमान रूप क्या है। तो बच्चों हिंदी भाषा का वर्तमान रूप खड़ी बोली है। आगे देखते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र क्या कह रहा था। तो बच्चों भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। आगे देखते हैं ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं। तो बच्चों ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो उसमें से विकल्प भी दिए गए हैं, आपको विकल्पों का चयन करना है। जैसे कह देखिए विचारों के मौखिक और लिखित आदान प्रदान को क्या कहते हैं। तो विचारों के मौखिक हो या चाहे हमारा लिखित विचार हो, जब हम उसका आदान प्रदान करते हैं किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से। आगे देखते हैं भाषा के अल्प विकसित रूप को क्या कहते हैं। तो बच्चों भाषा के अल्प विकसित रूप को कहते हैं हम बोली। आगे देखते हैं कि ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं। तो बच्चों ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। घ है शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं। तो बच्चों शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा प्रयुक्त भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। अंगा है कि भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहते हैं, यानी कि जिस चिन्ह के माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं उस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो उस चिन्ह को बच्चों कहते हैं लिपि। बच्चों रचनात्मक गतिविधि में आप लोग को यहाँ पे दिया गया है कुछ भाषा की लिपियां दी गई हैं, इससे आप लोग स्वयं करिएगा। बच्चों अब आप लोग का ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम आप लोग को बताते हैं कि आप लोग की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला तो ये ऐसे पूछा जाता है कि भाषा के कितने भेद होते हैं, सभी भेदों के नाम लिखिए परिभाषा के साथ। इस तरह के प्रश्न आते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि भाषा के मुख्यतः जो भेद है उनको परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, यानी कि हमारे हिंदी भाषा में व्याकरण की क्या उपयोगिता है,
इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आप बताएं कि मानक भाषा किसे कहते हैं। मानक भाषा किसे कहते हैं, भाषा में इसका क्या महत्व है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं, इसकी कौन कौन सी विधा होती है, इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और लिपि किसे कहते हैं, इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि लिपि किसे कहते हैं, किन्हीं 5 लिपियों की भाषाओं के साथ नाम के साथ लिखिए। बच्चों इस तरह के प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। आप लोग इस लेसन में जितने भी प्रश्न हैं आप लोग उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।